सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में नील की खेती और नील की खेती में जो समस्याएं आ रही थी उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम नील की खेती से जो विद्रोह उत्पन्न हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और 3 कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आलने वाला, गुमास्ता, एजेंट जो भी थे उनकी पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली थी कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लठियालों, लाठीधारों, गुंडों से डरेंगे। यानी जो उनको मारपीट करते थे उनसे भी वो नहीं डरेंगे और ना ही नील की खेती वो करेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली, इसमें कोई शक नहीं था कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता है। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं ने से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत करवाए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीनें ले लेते थे। यानी जो जमींदार थे इसलिए किसानों के साथ हो गए थे। क्यों? क्योंकि जो ये बागान मालिक थे उनसे जो उनकी ज़मीन थी लंबे समय तक उनसे जबरन ले लेते थे और वहाँ नील की खेती करवाते थे। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार का एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 को सर्दियों के में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों के नील के अनुबंध मानने के मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों ने यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील झीलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की ओर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी।
नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया और जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। वर्तमान में तो इनके जो अनुबंध उनके किए हुए हैं उनको वो पूरा करें, यानी अभी वर्तमान में तो उनको खेती करनी ही पड़ेगी। इस बगावत के बाद बागानों ने नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक विहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रेशों का निर्माण होने लगा था। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार में एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया था। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा, ये चांदपुर थान हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों से बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह से दिए। W.S. सीटन कार नील आयोग के अध्यक्ष जो थे, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह से शर्तों की पर खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला कहता है, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती है। श्री साले, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? हाजी मुल्ला, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय कहीं और चला जाऊँगा। भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊँगा। इस वाक्य से ये पता चलता है कि जो नील की खेती होती थी वो कितनी ही असहनीय हुआ करती थी। अब है वेस्ट इंडीज में नील उत्पादन। 18वीं सदी के शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जो बेपत्तिस्त लबात ने कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया और इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा। यह तस्वीर लबात की पुस्तक से ली गई है। इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है। बाएं सिरे पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधों को सेटलर वाट में डाल रहे हैं। एक और मजदूर एक मशीनी चरखी से घोल को घुमा रहा है। 2 मजदूर नील की लुगदी को बोरों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। अगले हिस्से में 2 मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में डालने की तैयारी कर रहे हैं। तस्वीर के बीचों बीच बागान मालिक ऊंची जगह खड़े होकर सारे गुलामों पर नजर रख रहा है।